Welcome to Vedanta Coaching Academy. Today we will start with the in continuity with the rotational motion. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, रोटेशनल मोशन हमने स्टार्ट कर दिया था। रोटेशनल मोशन में हमने रिजिड बॉडी मोशन के बारे में पढ़ लिया था कि किस तरह से बॉडी, अगर रिजिड बॉडी रोटेट कर रही होती है, जब रोटेशन हो रही होती है, तो उस टाइम पे हर एक पार्टिकल के पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो सेम होती है, और हर एक पार्टिकल के बीच की जो दूरी होती है वो भी सेम होती है। ठीक है, अगर ओमेगा सेम है तो इसका मतलब रिजिड बॉडी के पास अल्फा की वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि ओमेगा सेम है। सो उसके बाद हमने जंप किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे केसेस देखे थे, उनकी वैल्यूज देखी थी, और हमने ये देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ क्या है। जैसा कि लीनियर मोशन में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास कंसिडर किया था। मास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था लीनियर मोशन में। कुछ भी हमने सॉल्व करना, जैसे कोई फोर्स डिफाइन करनी है तो mg जैसे आता, तो मतलब मास समझा था कि कितना डिफिकल्ट है किसी चीज़ को चलाना, मूव करना। वैसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रोटेशनल मोशन में हमें बताता है कि कितना मुश्किल होता है किसी चीज़ को घुमाना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कि कितना मुश्किल है किसी चीज़ को घुमाना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू थी ये डिपेंड करती थी एक मास के ऊपर कि, और कितना डिस्टेंस है एक्सिस से, एक एक्सिस के ऊपर डिपेंड करती है हम कौन सी एक्सिस ले रहे हैं, किस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, उस चीज पे डिपेंड करता था। उसी की कंटिन्यूटी में आज हम स्टार्ट करेंगे इन रोटेशन मोशन में टॉर्क के बारे में। इसके बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे टॉर्क के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉर्क के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉर्क के बारे में। टॉर्क है क्या चीज? जैसा कि हमने लीनियर मोशन जब हमने स्टार्ट किया था, लीनियर मोशन में जब हम डायनेमिक्स में थे, हमने देखा था कि किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। लीनियर मोशन में ये देखा था कि किसी भी चीज़ को अगर हमें धक्का मारना है तो हम धक्का तभी मार सकते हैं जब हम उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। वैसा ही किसी भी चीज़ को रोटेट करना है तो हम यहाँ पे फोर्स से हम रोटेट नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ रोटेट होती है वो किससे रोटेट होती है? टॉर्क से। तो हम यहाँ पे टॉर्क यहाँ पे डिफाइन करेंगे किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए। ठीक है। अब बात आती है टॉर्क क्या चीज़ होती है। टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, सबसे पहले लिखेंगे हम टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। मान लो एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट मैंने टॉर्क निकालना है। ये यहाँ पे एफ फोर्स लगी है, ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर आर है। मैंने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, मतलब ये ओ पॉइंट है मान लो। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू, और हाँ, एक टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी होता है और जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये मेरे पास टॉर्क होती है आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो मतलब ये जो टॉर्क है ये डिपेंड करती है आर के ऊपर, डिपेंड करती है फोर्स के ऊपर, और डिपेंड करती है एंगल बिटवीन आर एंड एफ। एंगल बिटवीन आर एंड एफ, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है। ये आर यहाँ पे क्या चीज है? आर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जैसे कि मान लो अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं, टॉर्क आ जाएगा मेरे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में आर एफ साइन थीटा। ये मेरे पास टॉर्क की वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ठीक है, ओके। मान लो अगर एंगल बिटवीन आर एफ जीरो हुआ, मतलब आर वेक्टर भी इस साइड को है और एफ वेक्टर भी साइड को है, बट थीटा अगर जीरो है तो उस टाइम टॉर्क मेरा कितना हो जाएगा? टॉर्क मेरा जीरो आएगा। ठीक है, अगर थीटा मेरा 90 डिग्री है बिटवीन आर एंड एफ, मान लो अगर आर मेरा इस साइड को है और एफ फोर्स इस साइड को है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो उस टाइम मेरे पास टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्या होगी? मैक्सिमम होगी कितनी? आर एफ। ठीक है, उस टाइम मेरे पास टॉर्क की वैल्यू क्या होगी?
आर एफ मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अब बात आती है मेरे पास टॉर्क का, हमने मैग्नीट्यूड देख लिया। अब हमने बोला कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना देख लिया कि आर एफ साइन थीटा है, पर इसकी डायरेक्शन भी तो होगी कुछ ना कुछ। वो डायरेक्शन कैसे निकलेगी? तो डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है, जैसे हमने राइट हैंड में क्या होता है, एक वेक्टर है मेरे पास, मान लो ये आर वेक्टर है, ठीक है, ओके, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास एफ वेक्टर, सॉरी थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा हो गया, मान लो चलो हाँ ये एफ वेक्टर मान लो, ये एफ वेक्टर है, एक है मेरे पास आर वेक्टर और दूसरा है मेरे पास एफ वेक्टर। सो अब मैंने क्या यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। वो कैसे निकालेंगे? विद हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम? राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर की तरफ हम अपने हाथ का जो बेस एरिया है इसको रखेंगे ऐसे, और दूसरे वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियां मोड़ेंगे। जैसे हमने पहले वेक्टर की तरफ अपने हाथ का बेस रखा और दूसरी तरफ वो उंगलियां मोड़ी, और जो थंब की डायरेक्शन जो होगी वो हमें टॉर्क की डायरेक्शन बता देगी। यहाँ पे थंब की डायरेक्शन क्या शो कर रही है? आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर बोर्ड, तो बोर्ड की से बाहर की तरफ आ रही है। सो मतलब जो यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो बाहर, और बाहर हम कैसे शो करते हैं? डॉट से शो करते हैं, इसे एक डॉट से हम शो करते हैं, मतलब यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही होगी। ठीक है, सो इस तरह से हम टॉर्क की डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। ओके, अब बात आती है, फॉर एग्जांपल मैं थोड़े एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। मान लो अब आपने बताना है टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। सपोज करो एक डोर है, ओके, इस तरह से एक डोर है, इस डोर पे यहाँ पे एक फोर्स लगी, एफ फोर्स, और यहाँ पे हिंज्ड है डोर, यहाँ पे इस तरह से हिंज्ड है यहाँ पे, और ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, ये इसके ऊपर फोर्स लगी। एक ये केस है। दूसरा केस मेरे पास क्या है? दूसरा केस है मेरे पास, ये डोर है और इस डोर पे फोर्स इस तरह से लग रही है और ये एक्सिस है। बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टॉर्क एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। सिंपल, टॉर्क की वैल्यू और कितनी टॉर्क लगेगी इस दरवाजे को मूव करने के लिए, और कितनी हमारे पास किस तरफ को डायरेक्शन होगी। ऑब्वियस ही बात है, ये दरवाजा है, दरवाजे में फोर्स लगा रहा हूं। फॉर एग्जांपल मान लो पहला केस, सपोज ये मेरे पास दरवाजा है, इस दरवाजे में मैंने फोर्स लगाई ऐसे ऐसे, तो ये मूव किया ऐसे, मतलब फोर्स इस तरफ को लगी, मतलब मेरी तरफ को फोर्स लग रही है, मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ, फोर्स ऐसे लग रही है, और डिस्टेंस इस हिंज से यहां तक ए है, मतलब आर वेक्टर मेरा इस तरफ को है, फोर्स अंदर की तरफ को है। सो यहां पे मेरे पास सॉरी, अब यहां पे इधर देखते हैं, ये मेरे पास आर वेक्टर हो गया, ओके, आर वेक्टर इस तरफ को है और एफ वेक्टर अंदर की तरफ, मतलब ये ऐसे, ये दरवाजा है, दरवाजे पे मैंने फोर्स इस तरफ को लगाई ऐसे ऐसे ऐसे, और ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर, और मैंने फोर्स यहाँ पे इस तरफ को लगाई है। सो मैंने फाइंड आउट करना है कितनी टॉर्क लगाऊंगा मैं और किस डायरेक्शन में टॉर्क लगाऊंगा। सो ऑब्वियसली बात, जब मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, मतलब ये फोर्स ऐसे है और आर वेक्टर ऐसे है। सो पहला वेक्टर मेरा आर इस तरफ को है और फोर्स मेरी इस तरफ को है। सो मतलब पहले वेक्टर पे मैंने रखा अपना हाथ का बेस एरिया, और दूसरी वेक्टर की तरफ मैंने मोड़ दिया। सो जो थंब जो मेरे को डायरेक्शन देगा, ये देगा मेरे को टॉर्क की, मतलब मेरी टॉर्क की डायरेक्शन ये है ऊपर की तरफ, ये टॉर्क की डायरेक्शन आ रही है, तो ऊपर की तरफ मेरे को क्या, इस केस में मेरे को टॉर्क देखने को मिलेगा। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा आर एफ साइन 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, और जो टॉर्क जो लग रही है यहाँ पे कुछ ना कुछ लग रही है कितनी, आर एफ की वैल्यू। वैसे ही इस केस में टॉर्क कितना होगा? सपोज करो ये मेरे पास दरवाजा है और मैं इसको इसके लॉन्ग फोर्स लगा रहा हूं, मतलब इसी के लॉन्ग,
फोर्स ऐसे है और रेडियस इस तरफ को है, जो रेडियस वेक्टर इस तरफ को है, फोर्स मैं इस तरफ रुका रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे पास टॉर्क कितनी होगी, जीरो, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, तो यहाँ पे टॉर्क जीरो होगी। टॉर्क जीरो है तो मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट अगर मैं एक केस देखूं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, अगर मैं इस दरवाजे पे इस तरफ फोर्स लगाऊं, ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगाऊं, बोलने का मतलब क्या है कि ये दरवाजा है, इस दरवाजे पे मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगाई, जब मैंने इसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगाई, इसके ऊपर ना कुछ टॉर्क होनी चाहिए, और उस टॉर्क से क्या चीजें बॉडी रोटेट भी करनी चाहिए। ओके, ठीक है, जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये आर वेक्टर हो गया और एफ नीचे को हो गया, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, मतलब ये हो गया आर वेक्टर, ये आर वेक्टर, एफ नीचे को, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ टॉर्क आएगी, इस केस में कितनी टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ आ जाएगा। बट अब बात आती है, टॉर्क तो आया यहाँ पे, बट ये दरवाजा ऐसे हिंज है यहाँ पे, ये रोटेट नहीं किया, रोटेट ओनली एस, जब मैंने ये वाली फोर्स लगाई थी तो ये दरवाजा रोटेट कर रहा था। देखो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे भी आई, टॉर्क की वैल्यू इस केस में भी आई, दोनों केस में आई आर एफ। पहला केस था जब मैं फोर्स ऐसे लगा रहा था तो मेरा दरवाजा रोटेट किया, अब मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, उस टाइम टॉर्क की वैल्यू आर एफ तो आ रही है, बट ये दरवाजा रोटेट नहीं कर रहा। तो इसका कारण ये है, बॉडी रोटेट तभी ही करेगी जब उस टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो पैरेलल टू द एक्सिस होगी। क्या बोला, टॉर्क की डायरेक्शन जो होगी वो पैरेलल टू द एक्सिस होगी, तभी बॉडी मेरे पास रोटेट करेगी। जैसे इस केस में देखो, टॉर्क मेरे ऊपर की तरफ लगता है ये टॉर्क, और एक्सिस भी क्या है इसी तरफ, बस दोनों क्या है पैरेलल है, दोनों एक ही डायरेक्शन की तरफ है, तो तब बॉडी रोटेट करती है। अब मैं यहाँ पे देखूं, एक्सिस क्या है यहाँ पे ये है, बट यहाँ पे जो मेरे टॉर्क है वो कैसे लग रहा है, एफ नीचे को, आर वेक्टर, पहला वेक्टर आर ए, एफ नीचे को, मतलब पहले वेक्टर की तरफ मैं अपना हाथ रखूंगा, दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ दूंगा। मेरे पास थंब जो होगा वो मेरे को क्या टॉर्क देगा, यहाँ पे थंब अंदर की तरफ जा रहा है, तो मतलब क्या है, थंब मतलब मेरे टॉर्क अंदर की तरफ को है, एक्सिस ए है, मतलब एक्सिस और टॉर्क के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, अलोंग नहीं है। जब एक्सिस और जो एक्सिस रोटेशन एक्सिस है और जो टॉर्क के बीच में अगर एंगल पैरेलल के अलावा कुछ और बन रहा हो, तो उस केस में मेरे पास बॉडी रोटेट नहीं करती। रोटेशन की केस एक ही है, जब टॉर्क और एक्सिस पैरेलल हो, उस केस में मेरी बॉडी क्या होगी, रोटेट करेगी। जैसे इस केस में टॉर्क तो आ रहा था, बट इस केस में टॉर्क था वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस था, तो इस केस में मेरे पास बॉडी रोटेट नहीं करेगी। टॉर्क बेशक आ रहा होगा, बट हाँ अब बात आती है, इस टॉर्क से यहाँ पे क्या आ रहा होगा, इस टॉर्क से यहाँ पे इन हिंजेस पे स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे, स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे, तो कुछ फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे यहाँ पे, मतलब इसमें खिंचाव यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, इस टॉर्क के कारण रोटेट नहीं कर पाएगा, खिंचाव आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना समझ आ गया तो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टिकल था, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया किसी हाइट से ड्रॉप किया नीचे को, और बोला है फाइंड आउट द टॉर्क अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालो। हमें पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी। ठीक है, सो इसको लिखता हूं मैं आर एफ साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये डी और ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी वो तो नीचे की तरफ ही लगेगी हमेशा, ऊपर से फेंकी नीचे की तो डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, तो फोर्स और डी के बीच में डिस्टेंस 90 डिग्री है। ठीक है, ना ही ये क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा, ना ही ये फोर्स चेंज हो रही होगी, तो इसका मतलब जो टॉर्क होगा अबाउट ए वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर ये पार्टिकल यहां भी पहुंच जाता है, चाहे यहां पहुंचे चाहे यहां पहुंचे, कहीं पे भी मेरे पास टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एफ की वैल्यू mg कांस्टेंट ही रहेगी, वो वेरी नहीं करेगी। सो टॉर्क इज इक्वल टू कितना, mg फोर्स इंटू आर डिस्टेंस डी, ये मेरे पास टॉर्क आएगा और ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जब यहाँ से ड्रॉप किया, जब पॉइंट नीचे तो वो बॉल नीचे भी ड्रॉप हो गया, वहां तक टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट देखने को मिलेगी। और हाँ, ये तो हो गया मेरा मैग्नीट्यूड। टॉर्क की डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है, आर पहला वेक्टर इस तरफ को, फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो पहले वेक्टर की तरफ मैंने रखा, दूसरी वेक्टर की तरफ मैंने अपने हाथ मोड़े, और जो थंब हुआ
वो मेरे पास टॉर्क की डायरेक्शन, मतलब इसमें टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की तरफ, मतलब क्रॉस से मैं इस तरह से मैं इसको शो करा दूंगा, टॉर्क अंदर की तरफ को लग रहा है। ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक कॉन्सेप्ट ही है, एक तरह से टॉर्क का कॉन्सेप्ट ही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, यहां से एक पार्टिकल को थ्रो किया विद सम इनिशियल यू वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से इसको यहां से थ्रो किया। ओके, जब इसको यू इनिशियल वेलोसिटी थ्रो किया तो ऑब्वियस सी बात है ये कुछ ना कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करेगा। क्वेश्चन ये है कि जो टॉर्क की वैल्यू होगी क्या वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द पाथ की चेंज करेगी। मतलब इस मान लो ए पॉइंट है, टॉर्क अबाउट ए, पहला क्वेश्चन क्या ये कांस्टेंट रहेगी, पहला क्वेश्चन कांस्टेंट रहेगी। दूसरा ये टॉर्क अबाउट ए इंक्रीज करेगी। तीसरा ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा टॉर्क पहले इंक्रीज करेगी फिर देन ये टॉर्क मेरे पास डिक्रीज करेगी। या चौथा टॉर्क पहले डिक्रीज करेगी या टॉर्क बाद में इंक्रीज करेगी। इन सभी में से क्या एक वैलिड आंसर है? अगर हम ध्यान से देखें, जब ये बॉल यहां से शूट हुआ तो कोई भी पॉइंट लूं कहीं पे भी, एम जी तो मेरे पास नीचे को कांस्टेंट लग रही है, एम जी, ये यहाँ पे भी एम जी, यहाँ पे भी एम जी, यहाँ पे भी एम जी, हर जगह मेरे पास एम जी की वैल्यू तो सेम है, मतलब फोर्स तो सेम है, बट डिस्टेंस चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया इस पार्टिकल के लिए, ये डिस्टेंस इस पार्टिकल के लिए, ये डिस्टेंस। मतलब क्या हो गया, हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ होता है। ओके, आर क्रॉस एफ होता है। सो एफ तो कांस्टेंट है यहाँ पे, बट ये आर वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना चाहूं, अगर मैं पहले पार्टिकल के लिए देखूं तो टॉर्क की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, अगले पार्टिकल के देखूं टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज करेगी, उससे अगले के लिए पार्टिकल की मैं टॉर्क निकालना चाहूं तो और होगी। तो मतलब क्या, टॉर्क मेरा इंक्रीज करता रहेगा, हर थ्रू आउट द पाथ मेरा टॉर्क इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रोटेशन इक्विलिब्रियम। जैसे कि हमने लीनियर मोशन में डायनामिक्स से घुसने से पहले हमने लीनियर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, वैसे यहाँ पे हम रोटेशन इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या आया? रोटेशनल इक्विलिब्रियम इसका मतलब क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल अगर मैं आपको लैंग्वेज में बताऊं, जैसे कि लीनियर मोशन में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एफ नेट जीरो। जब हम बोलते हैं एफ नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम में है। वैसा ही अगर हम रोटेशनल मोशन में बात करें तो यहाँ पे एफ नेट जीरो तो होना ही चाहिए, बट साथ में टॉर्क भी यहाँ पे नेट जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये चीज तो ठीक है। अगर पर यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है मेरे पास कि अगर मेरे पास एफ नेट जीरो है तो क्या मेरे पास टॉर्क नेट जीरो होगा? क्या ये सही है कि गलत है? दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि टॉर्क नेट अगर जीरो है मेरे पास तो क्या उस केस में मेरे पास एफ नेट जीरो होगा? क्या ये कंडीशन ट्रू है दोनों? पहला केस अगर एफ नेट जीरो है तो क्या टॉर्क भी मेरे पास जीरो होगा? दूसरा केस अगर टॉर्क मेरे पास जीरो है तो उससे मेरे पास क्या एफ नेट जीरो होगा? ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं पहला केस देखूं, एफ नेट जीरो की बात करता हूं मैं, किसकी? एफ नेट जीरो की बात। सपोज करो अगर मैं पहला केस देखूं, एफ नेट जीरो और टॉर्क जीरो है कि नहीं मैंने फाइंड आउट करना है। सपोज करो एक रॉड है, इस रॉड पे इक्वल फोर्स लग रही है एफ, यहां पे एफ। सो क्या इस रॉड पे एफ नेट जीरो है? यस, यहां पे एफ नेट जीरो है। क्यों? एफ नेट का मतलब क्या है? ये फोर्स माइनस दिस फोर्स। सो यहां पे एफ नेट जीरो आ गया, यहां पे सिस्टम पे एफ नेट जीरो आ गया। बट
क्या यहाँ पे टॉर्क जीरो है? बात आती है क्या यहाँ पे टॉर्क जीरो है? नहीं, यहाँ पे टॉर्क जीरो नहीं है। मान लो अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे डी डिस्टेंस है, तो ये क्या कर रहा होगा, एक कपल फोर्स जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे टॉर्क कितना होगा, एफ इंटू डी। तो जरूरी नहीं है एफ नेट अगर जीरो हो गया तो मेरे पास टॉर्क भी जीरो आएगा, ये जरूरी नहीं है। बट केस हो सकता है कि टॉर्क किसी अबाउट पॉइंट के अबाउट, वो देखेंगे हम आगे। सो अगला केस क्या था, तो मतलब पहली कंडीशन तो रॉन्ग होगी। दूसरी कंडीशन क्या, टॉर्क जीरो है तो उस केस में एफ नेट जीरो होगा। इसको समझते हैं, मानो एक रॉड है, फिर से ये इसकी एक्सिस है, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है 2F अमाउंट की, और यहाँ पे फोर्स लग रही है 3F अमाउंट की, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं सिस्टम को देखूं तो यहाँ पे तो टॉर्क नहीं है, जीरो है, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस यहाँ पे जीरो है, तो मतलब यहाँ पे जो मेरे पास टॉर्क है इस केस के लिए कितना है, जीरो, ठीक है। एफ नॉट नेट तो जीरो है, क्या पर एफ नेट जीरो है यहाँ पे, नहीं, कितना 3F माइनस 2F एफ, तो यहाँ इस केस में एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो क्या देखने को मिला कि एफ नेट जीरो हो तो जरूरी नहीं है कि टॉर्क नेट जीरो हो सिस्टम पे, अगर टॉर्क नेट जीरो है तो तब भी जरूरी नहीं है कि एफ नेट जीरो हो सिस्टम पे, ठीक है। सो बात आती है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब ये दोनों कंडीशनें मीट करेंगे, जब दोनों की एफ नेट भी जीरो होना चाहिए और टॉर्क नेट भी जीरो होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशनें हमें देखने को मिलेगी तो मैं बोलूंगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बट अभी हमें देखने को क्या मिल रहा है कि एफ नेट जीरो है तो टॉर्क मेरे को यहाँ जीरो देखने को नहीं मिला, यहाँ पे टॉर्क नेट जीरो है पर मेरे को यहाँ पे एफ नेट जीरो देखने को नहीं मिला। बट जब ये दोनों कंडीशनें अगर किसी कोई ना कोई केस तो होगा जहां पे ये दोनों कंडीशनें मैच कर रही होगी, जब इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिली तो वहां पे मेरे पास बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। सो इसको आगे फर्दर करने से पहले मान लो एक केस लेते हैं, इस रॉड का ही मान लो यहाँ पे एक एफ फोर्स लगी है और यहाँ पे भी एक एफ फोर्स लगी है। मेरे को बोला फाइंड आउट द टॉर्क इस ए पॉइंट के अबाउट, इस सी पॉइंट के अबाउट और इस बी पॉइंट के अबाउट। ये मेरे को क्या बोला है कि मेरे को टॉर्क की वैल्यू निकालनी है इन सभी पॉइंट के अबाउट, ओके, ठीक है। करें तो सिंपल है, मान लो ये डिस्टेंस है 2L डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे एफ नेट कितना है, एफ नेट तो मेरे पास यहाँ पे जीरो आ गया, तो क्या टॉर्क यहाँ पे जीरो होगा। अभी हम पीछे देखा अगर एफ नेट अगर इक्वल फोर्स लग रही है तो एफ नेट जीरो है, तो टॉर्क जरूरी नहीं है कि जीरो हो। तो अगर मैं टॉर्क अबाउट ए लेता हूं कितना हो गया, आर कितना हो गया 2L इंटू एफ, मतलब ये मेरे पास टॉर्क आ गया अबाउट ए, हम बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। सो टॉर्क अबाउट अगर बी ले लेता हूं, मैं बी के अबाउट लेता हूं तो क्या हो गया एफ इंटू 2L, मतलब 2L इंटू एफ, यहां पे भी सेम वैल्यू आई। अगर मैं टॉर्क अबाउट सी लेता हूं, टॉर्क अबाउट सी मतलब इतना, ये ऐसे घुमा रहा होगा, ये नीचे वाला ऐसे घुमा रहा होगा, मतलब इतना एफ इंटू एल प्लस एफ इंटू एल। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि अब देखो डायरेक्शन देखो, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ हो गया, अंगूठा मतलब अंगूठा मतलब अंदर की डायरेक्शन, वैसे ही नीचे की डायरेक्शन की तरफ देखूं मैं, आर क्रॉस एफ मतलब आर क्या हो गया, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए ये ऐड हो गए। तो टॉर्क सी कितना आ गया 2FL। यहां से हमें एक चीज देखने को मिल रही है, जब एफ नेट सिस्टम पे जीरो हो, जब एफ नेट सिस्टम पे जीरो हो उस टाइम पे हर एक पॉइंट पे मैं किसी पॉइंट पे टॉर्क निकालूं मेरी टॉर्क की वैल्यू सेम आएगी। देखो ए के अबाउट 2FL आई, बी के अबाउट 2LF सेम आई, सी के अबाउट भी 2FL आई, तो हर एक पॉइंट के अबाउट मेरी टॉर्क की वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर मैं ऐसा पॉइंट कहीं पे फाइंड आउट कर लूं जिसके अबाउट टॉर्क जीरो है, किसी एक पॉइंट कोई भी पॉइंट के अबाउट में अगर टॉर्क जीरो कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क हर एक पॉइंट के लिए इक्वल होता है जब एफ नेट जीरो होती है। तो हमने एक ऐसा पॉइंट देखना है जहां पे मेरे पास टॉर्क जीरो हो रही होगी, तो उस कंडीशन में जब एफ नेट जीरो हो जाए
और टॉर्क 0 हो जाए तो मेरी बॉडी क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास इक्विलिब्रियम का। बट अब बात आती है जब बॉडी रोटेट करेगी, जब बॉडी रोटेट कर रही होगी, सिस्टम के अंदर रोटेट कर रही होगी, ऑब्वियस सी बात है ये बॉडी है, ये इस तरह से रोटेट कर रही है। हमने देख लिया कि एफ नेट 0 होनी चाहिए, टाउ नेट भी 0 होनी चाहिए, तभी मेरे पास बॉडी इक्विलिब्रियम में देखने को मिलेगी। बट यहां पे केस आता है कि ये बॉडी किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। सबसे वैलिड क्वेश्चन यही है कि ये बॉडी किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। ये बॉडी उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, ये बॉडी है, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे फेंकूं, अगर मैं इसको ऐसे फेंकूं तो ये बॉडी ऐसे 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 मूव करेगी, मतलब किसी ना कोई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, एक्सिस के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। बट मेरे को पता है कि सेंटर ऑफ मास से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस पास करी है। जैसे मान लो ये एक्सिस हो सकती है, ये एक्सिस हो सकती है, ये एक्सिस हो सकती है, बहुत सारी एक्सिस होगी जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करूंगी। तो कौन सी एक्सिस होगी जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होगी? वो एक्सिस वही होगी जिसके अबाउट मेरे पास टॉर्क की डायरेक्शन होगी, मतलब जिसके अबाउट बॉडी की टॉर्क होगी। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं इसी की बात करता हूं सिस्टम की, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ क्या हो गया? मान लो ये सेंटर ऑफ मास था, इस सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस ऐसे पास कर रही है, एक एक्सिस ऐसे पास कर रही है और एक एक्सिस ऐसे पास कर रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस है। बट ये बॉडी उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी जिस डायरेक्शन की तरफ मेरे को टॉर्क की डायरेक्शन देखने को मिलेगी। तो इस अगर मान लो मैंने इस पार्टिकल को ऐसे घुमाया तो टॉर्क कैसे, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे अंदर की तरफ। जो टॉर्क मतलब क्या होगा? टॉर्क की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, बट इस बॉडी की एक्सिस सेंटर ऑफ मास से बहुत सारी है, तो ये बॉडी उस एक्सिस को चूज करेगी जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क की डायरेक्शन होगी। ऑब्वियस सी बात है, इस बॉडी के पास एक्सिस ए भी है, ये भी है, तो ये बॉडी अगर ऐसे घूम रही है तो ये बॉडी ये वाली एक्सिस चूज करेगी। क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट मेरे पास टॉर्क लग रहा होगा। तो जिस डायरेक्शन की तरफ मेरे पास टॉर्क होगा उसी डायरेक्शन की तरफ मेरे पास बॉडी रोटेट करेगी। ठीक है, ये हमारे पास टॉर्क का सम थोड़ा बेसिक से कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपको टॉर्क के बारे में कुछ आइडिया हुआ होगा कि टॉर्क को हम कैसे डील कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में देखेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी देखेंगे किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं जब कहते हैं बॉडी रोटेशन में आती है। सो थैंक यू।